नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी घर में, जहां हर कहानी आपको आपके डर से मिलवाती है। आज हम सुनने जा रहे हैं द शैडो बिलो द हिल का दूसरा भाग, भाग 2, डर की दूसरी परत। इस कहानी को लिखा है मेरी ही कलम ने और आवाज दी है लियो डैस ने। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसी और भी कहानियां हम जल्द लेकर आने वाले हैं। तो चलिए, अब दरवाजा बंद कर लीजिए, खिड़की से पर्दा खींच दीजिए, क्योंकि अब हम उस डर की अगली परत में उतरने वाले हैं जिसकी शुरुआत एक डायरी से हुई थी। वे सब मिलकर उस पुरानी सड़ चुकी फर्श को हटाते हैं। नीचे नमी और मिट्टी के बीच एक लोहे का बक्सा पड़ा है, जंग लगा हुआ, लेकिन उसके डिजाइन में एक पुरानी नक्काशी दिख रही है। धूल और मिट्टी हटाते ही उस पर कुछ शब्द उभरते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ डॉक्टर एच मॉरिस, रॉयल न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी 1904। यह नाम सुनकर अद्वैत चौंक जाता है। उसने डॉक्टर मॉरिस के बारे में अपनी रिसर्च में पढ़ा था, एक विलक्षण न्यूरोलॉजिस्ट जो अपने असामान्य प्रयोगों के लिए जाने जाते थे, पर उनकी मौत और उनके काम का अंत एक रहस्य था। बक्सा खोलते ही एक अजीब सी तीखी बदबू आती है, सड़ी हुई किताबों, नमी और कुछ और जो लगभग सड़े हुए मांस जैसी लगती है। अंदर कुछ सड़ चुके कागजों की आवाज आती है, जैसे किसी ने उन्हें सालों से छुआ न हो। उसमें एक पुरानी पीली पड़ चुकी चिट्ठी, कुछ धुंधली तस्वीरें और एक चमड़े की मोटी डायरी रखी है। एलिजा का चेहरा पीला पड़ जाता है, पर वह हिम्मत करके चिट्ठी उठाती है और पढ़ने लगती है। उसकी आवाज कांप रही है। जो कुछ मैंने किया वो विज्ञान के लिए था, लेकिन मैं भूल गया कि आत्मा भी कोई चीज होती है और कुछ चीजों को अनछुआ छोड़ देना ही बेहतर है। मेरा काम, यह एक पाप है। चिट्ठी में आखिरी शब्द लगभग मिट चुके हैं, जैसे किसी ने उन्हें मिटाने की कोशिश की हो। मार्क, जो अब तक इन सब को एक मजेदार आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग समझ रहा था, उसके चेहरे पर भी गंभीरता छा जाती है। रात गहराती है, ठंडी हवा चलती है और वे सब बक्से को लेकर वापस अपने लॉज में लौटते हैं। लॉज चर्च से कुछ ही दूरी पर था, लेकिन अब वह दूरी उन्हें बहुत कम लग रही थी। द फर्स्ट रीडिंग। लॉज में लकड़ियों की आग जलाकर वे डायरी और उसके अंदर की चीजों को देखते हैं। डायरी का चमड़ा काला पड़ चुका है और उस पर अजीब से निशान हैं, जैसे किसी जानवर के नाखून के खरोंच हों। राघव हमेशा की तरह कैमरा ऑन करके बैठ जाता है। चलो, कौन पढ़ेगा इसे? राघव ने डायरी अद्वैत की ओर बढ़ाई। अद्वैत कुछ पल हिचकिचाता है, फिर डायरी खोलता है। उसके पन्ने हल्के पीले पड़ चुके हैं, पर स्याही अभी भी स्पष्ट दिख रही है। राघव उस रात डायरी का पहला अध्याय जोर से पढ़ता है, सब सोने से पहले। उसकी आवाज कमरे में गूंज रही है और हर शब्द के साथ कमरे का तापमान जैसे नीचे गिर रहा है। डायरी एंट्री 17-14 नवंबर 1903। आज मैंने पहली बार मृत शरीर में इलेक्ट्रिकल मेमोरी ट्रांसफर का प्रयोग किया। यह विज्ञान के लिए एक बड़ा कदम था, पर मेरे हाथ कांप रहे थे। सब्जेक्ट नंबर 4, एक युवा महिला जिसकी मौत कुछ ही घंटों पहले हुई थी, उसे मेरी प्रयोगशाला में लाया गया था। मैंने उसकी मस्तिष्क तरंगों को अपनी मशीनों से जोड़ा और फिर जो हुआ, उसने मेरी नींद छीन ली। सब्जेक्ट नंबर 4 ने मरने के 2 मिनट बाद, जब उसकी आंखें पहले ही खाली हो चुकी थीं, उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, मैं अभी भी यहाँ हूँ। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि यह मेरे कान का धोखा नहीं है। उसकी आंखें, जो कुछ देर पहले खाली थीं, अब उनमें एक भयानक पीड़ा थी। एक सवाल था, क्या चेतना मृत्यु के बाद भी रहती है, या मैं पागल हो रहा हूँ? मैंने जो देखा
वह किसी विज्ञान की किताब में नहीं लिखा। यह कुछ और है, कुछ बहुत पुराना और भयावह। द ड्रीम लूप बिगिंस। रात के 3:17 पर, वही समय जब चर्च की घंटी बजती है, अद्वैत अचानक जाग उठता है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं और पूरा शरीर पसीने से भीगा है। लॉज की खिड़की से बाहर देखता है, धुंध और भी घनी हो चुकी है और उसे चर्च की घंटी बजती सुनाई देती है, मानो वह उसे बुला रही हो। वह घूमता है, लेकिन अब वो अपने कमरे में नहीं, बल्कि एक 900S के ऑपरेशन थिएटर में खड़ा है। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग लगी हैं और हवा में डिसइंफेक्टेंट और खून की अजीब सी गंध है। चारों ओर अजीब से उपकरण, स्टील और कांच के औजार पड़े हैं, जिन पर खून के धब्बे लगे हैं। एक पुराने गंदे बिस्तर पर कोई मरीज चीख रहा है। उसकी चीखें इतनी दर्दनाक हैं कि अद्वैत के कान सुन्न हो जाते हैं। मरीज के शरीर पर अजीब से तार लगे हैं और उसकी आंखें डर से फटी हुई हैं। और पास में खड़ा है डॉक्टर मॉरिस। उसके हाथ में एक चमकदार चाकू है जिस पर खून लगा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सनक भरी है, एक वैज्ञानिक का जुनून और एक शिकारी की क्रूरता का मिश्रण। मॉरिस अद्वैत की ओर मुड़ता है, उसकी आंखें लाल हैं और होठों पर एक भयानक मुस्कान है। तुमने मेरी कहानी पढ़ी, अब तुम इसका हिस्सा बन चुके हो। अचानक ही सब फेड हो जाता है, जैसे किसी ने पुराने प्रोजेक्टर को बंद कर दिया हो और अद्वैत फिर अपने बिस्तर पर पसीने से भीगा जागता है। उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा है। क्या यह सिर्फ एक सपना था या कुछ और? समथिंग इज नाउ वॉचिंग। अगली सुबह लॉज में एक अजीब सी खामोशी है। कोई कुछ नहीं बोलता, पर हर कोई अपनी ही किसी दुविधा में घिरा लगता है। एलिजा मिरर के सामने खड़ी होती है, अपने बालों को ठीक कर रही होती है। उसकी नजर अचानक शीशे में पड़ती है, लेकिन वहां उसकी जगह डॉक्टर मॉरिस की परछाई खड़ी होती है। उसके पीछे परछाई धुंधली है, लगभग पारदर्शी, पर उसकी आंखें एलिजा को घूर रही हैं। एलिजा की सांस अटक जाती है और वह पीछे मुड़ती है, पर वहां कोई नहीं होता। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और वह कांपते हुए हाथों से शीशे को छूती है। मार्क, जो अपने लैपटॉप पर कुछ लिख रहा था, बड़बड़ाता है, "Did you guys hear the scream? That wasn't a dream. I saw someone in the room." उसकी आवाज में एक अजीब सा डर है जो उसके सामान्य संशयवादी स्वभाव के विपरीत है। अद्वैत अपनी आंखें मलते हुए उठता है, पर रात का सपना अभी भी उसके दिमाग में घूम रहा है। नील अपने फोन पर कुछ देख रहा है, पर उसके हाथ कांप रहे हैं। राघव शांत है, वह बस अपने कैमरे को निहार रहा है, जैसे उसमें कुछ तलाश रहा हो। फाइनल नोट फॉर पार्ट 1। अद्वैत, एलिजा और राघव वापस डायरी उठाते हैं। उन्होंने रात भर एक दूसरे से बात नहीं की थी, पर अब उन्हें कुछ तो करना था। डायरी का अगला पन्ना अपने आप खुलता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे मोड़ रहा हो। उस पर डॉक्टर मॉरिस की कापती हुई हैंडराइटिंग में लिखा है, "Each reader must live one night in my memories." एलिजा धीरे से कहती है, उसकी आवाज में एक भयावह सच्चाई छिपी है। हम सिर्फ पढ़ नहीं रहे, हम दोहरा रहे हैं। उसके शब्दों में एक अजीब सा डर और आशंका थी, जैसे उन्होंने किसी ऐसी चीज को जगा दिया है जिसे सोया ही रहना चाहिए था। टू बी कंटिन्यूड। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको द शैडो बिलो द हिल पार्ट 1 दी डायरी का खुलना रोमांचक, डरावनी और दिलचस्प लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा और भी डरावना होने वाला है। जल्द ही मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।